आज हम राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा करें। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का महत्व निर्विवाद है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का महत्व सर्वाधिक होता है। आइए अब हम देखते हैं राजनीतिक दलों की अर्थ, परिभाषा और प्रकृति। राजनीतिक दल के अर्थ को भिन्न भिन्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। कुछ के अनुसार ये व्यक्तियों का संगठित समूह है जो शासन सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वे उन लाभों का उपयोग कर सकें जो उसके नियंत्रण से उत्पन्न होते हैं। कुछ के अनुसार राजनीतिक दल ऐसा इंजन है जिसके द्वारा बहुमत उत्पन्न किया जाता है और राजनीतिक सत्ता को क्रियान्वित किया जाता है। लीकोक कहते हैं कि एक ऐसी संयुक्त पूंजी कंपनी है जिसमें सदस्य अपनी शक्ति का अंश प्रदर्शन करता है। ऐसी संयुक्त पूंजी कंपनी है जिसमें सदस्य अपनी शक्ति का अंश प्रदान करता है। राजनीतिक दलों की विभिन्न परिभाषाएं। एडमंड बर्क कहते हैं कि राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का समूह है जो किसी विशेष सिद्धांत के अनुसार अपने संयुक्त श्रम से राष्ट्रीय हितों की उत्पत्ति करना चाहते हैं। कार्ल जे फ्रेडरिक कहते हैं कि राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का समूह है जो अपने नेताओं के लिए शासकीय नियंत्रण प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने के उद्देश्य से स्थायी रूप से संगठित हो तथा इसके माध्यम से दल के सदस्यों को आदर्श और भौतिक लाभ प्रदान करें। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीतिक दल नागरिकों के ऐसे संगठित समूह को कहते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से समान विचार के हो तथा जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करके शासन पर अधिकार करने की इच्छा रखते हो। मैकाइवर कहते हैं कि राजनीतिक दल ऐसा समुदाय है जो किसी सिद्धांत या नीति के समर्थन में संगठित होकर संवैधानिक ढंग से शासन का आधार बनाने का इच्छुक होता है। राजनीतिक दलों का महत्व। राजनीतिक दलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि राजनीतिक दल आवश्यक हैं। कोई भी स्वतंत्र देश ऐसा नहीं रहा है जिसमें वे नहीं रहे हों। कोई भी व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि लोकतांत्रिक शासन का संचालन उनके बिना कैसे चल सकता है। लास्की कहते हैं कि राजनीतिक दल में कैसरशाही से हमारी रक्षा करने का सर्वोत्तम साधन है। राजनीतिक दलों के महत्व को निम्न प्रकार से भी स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे पहला है, राजनीतिक दल लोकतंत्र की आधारशिला या आधार स्तंभ है। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र के प्राण यानी कि लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अभिन्न अंग बन गए हैं। राजनीतिक दलों को कहीं कहीं पर चतुर्थ सरकार या फोर्थ ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है। लोकतंत्र शासन को दलीय शासन, पार्टी गवर्नमेंट भी कहकर पुकारा जाता है। राजनीतिक दल ही लोकतंत्र रूपी मशीनरी का संचालन करते हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक दल स्वस्थ तथा उचित वातावरण का निर्माण करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दल सरकार तथा जनता के बीच संपर्क कड़ी का कार्य करता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षण प्रदान करते हैं। लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का उपभोग राजनीतिक दल ही करते हैं। आइए अब देखते हैं राजनीतिक दलों के लक्षण या उनकी विशेषता। सबसे पहला इसमें सिद्धांतों में एकता। व्यक्तियों का जो समूह अपने राजनीतिक दल से संगठित करना चाहता है उसमें मूलभूत सिद्धांतों में एकता होनी चाहिए। सिद्धांत को व्यापक व्यवस्था में भिन्नताएं हो सकती है, परंतु जब तक मूल सिद्धांत पर उनमें एक मत नहीं है तब तक राजनीतिक दलों का निर्माण हो ही नहीं सकता है। दूसरा है सुदृढ़ संगठन। दल कुछ व्यक्तियों का ढीला संगठन नहीं होता, यह लोगों का सुदृढ़ एवं निरंतर बने रहने वाला संगठन है। सुदृढ़ता और निरंतरता उसकी शक्ति के आधार है। तीसरा है सदस्यों में घनिष्ठ एवं नियमित संबंध। दल के सभी सदस्यों में घनिष्ठ संबंध होने चाहिए ताकि समस्याओं पर व्यापक एवं लोकतांत्रिक ढंग से विचार विमर्श हो सके। दल के नेताओं का दल के साधारण सदस्यों और दल की राष्ट्रीय इकाइयों का स्थानीय इकाइयों के साथ क्षणिक संबंध नहीं होते बल्कि निश्चित संबंध होते हैं। चौथा है सामान्य हित। दल का उदय किसी विशिष्ट हित से प्रारंभ होता है, परंतु उसके व्यापक आधार के लिए आवश्यक है कि उसकी अपील विशिष्ट वर्ग या हित या समस्या तक सीमित न रहे बल्कि व्यापक हो। पांचवा है संवैधानिक साधन। सभी राजनीतिक दल सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं और इसकी प्राप्ति के इच्छुक होते हैं, परंतु इसके लिए वे गोली का नहीं मत पत्रों का सहारा लेते हैं। दलों में यह मौन समझौता होता है कि वे सत्ता प्राप्ति के लिए क्रांति या हिंसा का सहारा नहीं लेंगे बल्कि संवैधानिक साधनों का सहारा लेंगे।
वे अनुनय और राजनीतिक शिक्षण द्वारा जनमत को अपने पक्ष में करके विधानमंडल में बहुमत प्राप्त कर सत्ता को प्राप्त करेंगे। आइए अब देखते हैं राजनीतिक दलों के कार्य, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पहला है राजनीतिक प्रक्रिया को संगठित करना। दल राजनीतिक प्रक्रिया को संगठित, सरल एवं स्थिर बनाते हैं। वे भिन्न भिन्न बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनमें भौगोलिक दूरी को कम करते हैं और मेल मिलाप बढ़ाते हैं। दल भिन्न भिन्न हितों को बोलने के साधन प्रदान करते हैं, उनमें मेल मिलाप का उत्पन्न करते हैं। दल भिन्नता में एकता, अस्थिरता में स्थिरता और अव्यवस्था में व्यवस्था उत्पन्न करते हैं। दूसरा है लोकतंत्र के वाहन। दलों के अभाव में प्रतिनिधित्व एवं सहमति पर आधारित शासन असंभव है। दल लोकतंत्र की धुरी एवं वाहन है, वे उसकी रीढ़ की हड्डी हैं। लिकोक कहते हैं कि लोकतांत्रिक शासन को व्यवहारिक बनाने में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैकायोकर का मत है कि दलों के बिना सिद्धांत का एक सविवरण, नीति का व्यवस्थित विकास, संसदीय चुनाव की वैधानिक विधि को निश्चित रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। इसके लिए राजनीतिक दलों का होना अपरिहार्य है। तीसरा है निर्वाचनों का सहज संचालन। दलों के अभाव में निर्वाचन अव्यवस्थित और लोकतंत्र दिशाहीन बन जाएगा। स्वतंत्र उम्मीदवारों का युग समाप्त हो गया है। निर्वाचन की सारी प्रक्रिया दलों पर निर्भर करती है। दल उम्मीदवार खड़े करते हैं तथा उन्हें जिताने के लिए प्रचार प्रसार करते हैं और निर्वाचन जीतकर संसद सदस्य में दलीय नीति का समर्थन करते हैं। पक्ष और विपक्ष। दल पक्ष और विपक्ष दोनों रूप में कार्य करते हैं। बहुमत दल सरकार का निर्माण करता है और अल्पमत दल विपक्ष के रूप में कार्य करता है। विपक्ष संसद या आगामी चुनाव पर अपनी दृष्टि रखता है और जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत निरंकुश तंत्र से रक्षा। विपक्ष के रूप में दल सत्तारूढ़ दल को निरंकुश होने से रोकता है या भ्रष्टाचार और अकुशलता का भांडाफोड़ करता है। सूचनाओं द्वारा वह नागरिकों के सार्वजनिक हितों के प्रति जागरूक रखने का प्रयास करता है। वह संसद में प्रश्नों, पूरक प्रश्नों, स्थगत व निंदा और अविश्वास प्रस्तावों तथा आलोचनाओं द्वारा शासकों को सावधान करता है। इस तरह दल नागरिकों की निरंकुश तंत्र से रक्षा करता है। छठा है विचारों के दलाल। दल विचारों के दलाल के रूप में कार्य करता है। वे जनता के समक्ष नवीन विचार प्रस्तुत करता है। वे छलनी का कार्य भी करता है। वे विचारों को निरंतर स्पष्ट करते हैं, उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करते हैं तथा अपने सिद्धांतों के रूप में पेश करते हैं। सातवां है इसके अंतर्गत राजनीतिक शिक्षा। दल नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं और उन्हें सार्वजनिक नीतियों में दिलचस्पी लेने के लिए प्रेरित करते हैं। वे राजनीतिक साहित्य, मंच, भाषण, निजी प्रेस, रेडियो, मनोरंजन के साधनों तथा उदासीन व अनभिज्ञ मतदाताओं को शिक्षित, जागरूक व क्रियाशील बनाते हैं। आठवां शासन और जनता के बीच संपर्क कड़ी का कार्य। दल प्रशासन के दोहरे साधन के रूप में कार्य करते हैं। एक तरफ वे नागरिकों को शासन की नीतियों, प्रोग्रामों और उपलब्धियों को समझाने का प्रयास करते हैं, तो दूसरी ओर वे उनकी शिकायतों, कठिनाइयों और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। बारकर कहते हैं कि दल एक ऐसे पुल का कार्य करते हैं जिसका एक छोर समाज को छूता है और दूसरा राज्यों को। ये एक ऐसा पाइप है जिसमें सामाजिक विचारधारा बहती है जो राज्य को तरल बनाकर उसके पहियों को घुमाती है। नौवां है उद्देश्य और सरकार की प्राथमिकताओं का निर्धारण। प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना एक दार्शनिक आधार होता है जिस पर वह सामाजिक मूल्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए जर्मनी में नाजी दल का उद्देश्य जातीय पवित्रता था। समाजवादी राज्यों में समाजवादी दलों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता है। भारत में कांग्रेस को उद्देश्य प्रजातांत्रिक समाजवाद कह सकते हैं। नेतृत्व व समर्थकों की भर्ती। शासन को नेतृत्व की आवश्यकता होती है और नेतृत्व को समर्थकों की। दल इन दोनों की पूर्ति करता है। जिस राजनीतिक व्यवस्था में दलीय व्यवस्था परिपक्व नहीं होती है वह नेतृत्व प्राय वंशानुगत शासक घरानों या शिष्ट वर्ग से प्राप्त होता है। सर्वसत्ताधारी राजनीतिक व्यवस्थाओं में नेतृत्व एक ही दल की श्रेणियों से प्राप्त होता है, जैसा कि चीन में। उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में नेतृत्व भिन्न भिन्न प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों से प्राप्त होता है, जैसे कि भारत में, अमेरिका में इत्यादि। 11वां है शासन अंगों में सहयोग। दल शासन के भिन्न भिन्न अंगों में सहयोग उत्पन्न करते हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में बहुमत दल से होता है।
12वां है इसमें शांतिपूर्ण परिवर्तन के वाहन। दल विचार विमर्श के अवसर प्रदान कर क्रांति और हिंसा के तत्वों को प्रारंभ में ही शांत कर देते हैं। दल सत्ता प्राप्त करने के लिए गोली का सहारा नहीं लेते बल्कि मतों का सहारा लेते हैं। वे निरंकुश एवं अत्याचारी शासकों को अपदस्थ करने के लिए क्रांति का सहारा नहीं लेते बल्कि जनमत व निर्वाचन का सहारा लेते। समाज कल्याण संबंधी कार्य। दल अपने सामाजिक आधार का व्यापक बनाने हेतु अनेक प्रकार के राहत कार्यों में सहायता करते हैं तथा निरक्षरता, छुआछूत और अनभिज्ञता जैसी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक एकीकरण व आधुनिकीकरण। विकासशील राष्ट्रों में जहाँ राजनीतिक आदतें अभी परिपक्व नहीं हुई हैं, जहाँ जाति, धर्म, परंपरा आदि का प्रभाव अधिक है, वह राजनीतिक दल एकत्रीकरण और राजनीतिक आधुनिकीकरण की भूमिका निभाते हैं। वे शासन के ढांचे को स्थिर बनाते हैं, भिन्न भिन्न आर्थिक और सामाजिक समूह में कड़ी का कार्य करते हैं, परंपरागत आदतों और व्यवहारों, कबायली या जातीय वफादारियों और धार्मिक नामांकरणों में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। मतदाताओं की दूरी को कम करना। राजनीतिक दलों द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के मतदाताओं को एक सूत्र में जोड़कर उनके बीच की दूरी को कम करने का कार्य किया जाता है। वे मतदाताओं को संगठित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है सदस्यों की उदासीनता को दूर करना। राजनीतिक दल अपनी सक्रियता से अपने सदस्यों की उदासीनता को दूर करने का कार्य करते हैं। वे सदस्यों की जड़ता को समाप्त करते हैं, उनमें उत्साह का संचार करते हैं तथा उन्हें सक्रिय रखने का कार्य करते हैं। राजनीतिक दलों के गुण। पहला है मानव प्रकृति के अनुकूल। दल मानवीय प्रकृति के अनुकूल हैं। विभिन्न लोगों के भिन्न भिन्न विचार व विश्वास होते हैं। कुछ रूढ़ियों और परंपराओं में विश्वास करते हैं, कुछ यथास्थिति में विश्वास करते हैं। लिकोक कहते हैं कि दलीय एकता के बिना लोकतांत्रिक राज्य व्यक्तिगत विचारों की उपद्रवी व्यवस्था मात्र बनकर रह जाएगा। दूसरा है लोकतंत्र का वाहन। तीसरा है निर्वाचनों का सहज संचालन। चौथा है निरंकुश तंत्र से रक्षा। पांचवा है विचारों के दलाल यानी कि जनमत का निर्माण। छठा है इसमें राजनीतिक शिक्षा। सातवां है शासन अंगों में सहयोग। आठवां है शांतिपूर्ण परिवर्तन के वाहन। नौवां है राजनीतिक एकीकरण व आधुनिकीकरण। 10वां है इसमें विधि निर्माण में सुविधा। और 11वां है नैतिक गुणों का विकास। आइए अब हम देखेंगे राजनीतिक दलों के दोष। पहला इसमें अप्राकृतिक राजनीतिक घटना। दल पद्धति मानव की स्वाभाविक प्रकृति नहीं है। ये ऐसे लोगों का समूह है जो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने आप को संगठित कर लेते हैं। दूसरा इसमें गुटबंदियों को बढ़ावा। दल देश में गुटबंदियों को बढ़ावा देते हैं। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि दल राजनीतिक जीवन को यांत्रिक और कृत्रिम बनाते हैं। दल झूठे भय, ईर्षा, द्वेष, घृणा और अरुचि पैदा करते हैं तथा अनावश्यक उपद्रवों को जन्म देते हैं। वाशिंगटन ने कहा था कि दल एक शरारतपूर्ण पद्धति है। तीसरा है अनावश्यक आलोचना। दल व्यवस्थापिका को दो दलों के संघर्ष का अखाड़ा बना देते हैं। विरोधी पक्ष केवल आलोचना के लिए आलोचना करता है। समस्याओं पर विचार दलीय दृष्टिकोण से किया जाता है। अनेक बार वाद विवाद असभ्य और अनैतिकता की स्थिति में भी पहुंच जाता है। नेक्स्ट है योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा। दल लूट प्रथा को प्रोत्साहन देते हैं। दल के सदस्यों को लाभकारी पदों पर नियुक्त किया जाता है। अन्य दलों के ज्ञानी, योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को भी शासन में नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें दलीय हितों की प्रधानता। दल दलीय हितों को राष्ट्रहित मान लेते हैं। दलीय भक्ति राष्ट्रीय भक्ति का स्थान ले लेती है। इससे कपट और पाखंड को बढ़ावा मिलता है। निष्क्रियता और कर्तव्यहीनता, भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है। दल ऐसे दूषित चक्र को जन्म देते हैं जो स्वार्थी, चापलूसों और अवसरवादियों की श्रेणियों को जन्म देता है। नेक्स्ट, निजी स्वतंत्रता का ह्रास। दल के सदस्यों पर दलीय नियंत्रण इतना कठोर होता है कि उनकी निजी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। दलीय आदेशों की अवहेलना राजनीतिक मृत्यु का निमंत्रण हो सकती है। दल उसी स्वतंत्रता का ह्रास करते हैं जिस पर लोकतंत्र आधारित है। स्वतंत्र विचारों वालों को सनकी और झक्की कहकर निंदित किया जाता है। ब्राइस कहते हैं कि दलीय अनुशासन प्रतिनिधि को दास बना देता है तथा स्वतंत्र विचार व उसकी अभिव्यक्ति समाप्त हो जाती है। सातवां इसमें सार्वजनिक नैतिकता का पतन। राजनीतिक दल हर स्थिति में अपने आप को सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं।
इसके लिए वो घृणा पैदा करते हैं, लालच देते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, धोखा देते हैं आदि। दल वास्तविकता का दमन कर अवास्तविकता को बढ़ावा देते हैं। आशीर्वादम कहते हैं कि मतदाताओं को रिश्वत दी जाती है, उनकी खुशामद की जाती है, उन्हें फुसलाया जाता है। 8वां, सार्वजनिक धन की बर्बादी। राजनीतिक दलों द्वारा अनावश्यक रूप से सार्वजनिक धन की बर्बादी की जाती है। वे निर्वाचनों में खुलकर काले धन का उपभोग करते हैं। इससे राष्ट्रीय जीवन में काले धन वालों का महत्व स्थापित हो जाता है। 9वां है माफिया को प्रोत्साहन। राजनीतिक दल निर्वाचनों में माफिया खुलकर सहारा लेते हैं। फलतः दलीय गतिविधियों के संचालन में अराजक, असामाजिक, अपराधी तत्वों तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों की बन जाती है। 10वां, पेशेवर राजनेताओं को प्रोत्साहन। दूषित दलीय राजनीति के कारण पेशेवर राजनेताओं को प्रोत्साहन मिलता है। वे देश की राजनीति पर छा जाते हैं। इस कारण वे राजनीतिक व्यवस्था को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आइए अब हम देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था में दलों की भूमिका क्या होती है। राजनीतिक व्यवस्था का रूप कैसा भी हो, उसमें दलों की भूमिका महत्व निश्चित है। शासन का रूप लोकतांत्रिक अथवा अधिनायकवादी हो, उदारवादी या अनुदारवादी, समाजवादी या सर्वसत्तावादी, विकसित या अल्पविकसित, परंपरा के आधुनिक, कैसा भी हो, दल सर्वव्यापी हैं और उनकी आवश्यकता यंत्र में चिकनाई के समान है। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में दलों की भूमिका निम्न प्रकार से हो सकती है। सबसे पहला है इसमें लोकतंत्र के वाहन। दल लोकतंत्र के साधन है। दल उसके प्राण व हृदय और आत्मा है। वे शासन के चतुर्थ अंग हैं। लोकतांत्रिक राज्यों में निर्वाचन दलीय निर्वाचन होता है। नीतियां दलीय होती हैं। सरकार का निर्माण दलीय आधार पर होता है। निर्वाचन या निर्वाचित दल घोषणा पत्र निकालते हैं। निर्वाचन के लिए प्रत्याशी दल के आधार पर खड़े किए जाते हैं। उनके लिए प्रचार दल करते हैं। चुनाव खर्च दल करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार प्रारंभ से ही एक दलीय सरकार होती है। दूसरा इसमें निरंकुशता से रक्षा। दल पक्ष और विपक्ष दोनों के रूप में कार्य करते हैं। बहुमत प्राप्त दल सरकार का निर्माण करता है और अल्पमत प्राप्त दल जनहित के आधार पर उसकी नीतियों की आलोचना करता है। अतः दल शासन के रक्षक, आलोचक और सुधारक के रूप में कार्य करता है। जेनिंग्स कहते हैं कि जब तक विपक्ष विद्यमान है अधिनायक तंत्र हो ही नहीं सकता है। तीसरा है सूचना पहुंचाने वाले यंत्र। दल सूचना पहुंचाने वाले यंत्र हैं। वे लोगों की समस्याओं और शिकायतों को प्रस्तुत करते हैं तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। वे शासन की कठिनाइयों, नीतियों और प्रोग्रामों को लोगों तक समझाने का प्रयास करते हैं। दल शासन को सतर्क करते हैं। पिनाक और स्मिथ कहते हैं कि दलों के अभाव में आवश्यकता और मांग दोनों के प्रति अनुकरण की संभावना मंद होगी। चौथा है इसमें जनमत निर्माण में सहायक। दल विचारों और सिद्धांतों में एकमत उत्पन्न करते हैं। वे विचारों में दलाल के रूप में कार्य करते हैं। वे उदासीन व अनभिज्ञ मतदाताओं को शिक्षित, जागरूक व क्रियाशील बनाते हैं। वे जटिल राजनीतिक समस्याओं को सरल रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रीय विषयों पर जनमत का निर्माण करते हैं। वे अमूर्त मतदाताओं को मूर्त बनाते हैं। ब्राइस कहते हैं कि दल मतदाताओं के समूह की अराजकता में व्यवस्था पैदा करते हैं। दल के अभाव में मतदाता या तो निष्क्रिय हो जाएंगे या विनाशकारी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में दल सरकार, संसद और जनता के बीच कड़ी का काम करते हैं। वे लोकतांत्रिक शासन को व्यवहारिक बनाते हैं। समुद्र में ज्वार भाटे की तरह लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में उनका स्थान निश्चित है। राजनीतिक दलों की भूमिका को उनके महत्व, कृत्य तथा विश्लेषण करते समय स्पष्ट किया जा सकता है। थैंक यू।